नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। और आज का हमारा क्लास होने वाला है न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसको किन नामों से जाना जाता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इन सारी चीजों को आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। तो यहां पर देख सकते हैं आपको दिया गया है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, जहां पर आपको सब कुछ दिखाया गया है, क्लियरली विजिबल है। लेकिन इसके अलावा इसके नीचे एक और डायग्राम दिया गया है न्यूक्लियस का, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और वहां पर बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगा, जिसको न्यूक्लियर बाउंड्री के नाम से जानते हैं। अंदर क्या हुआ, कुछ डॉट डॉट दिखा रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा गहरा सा डॉट दिख रहा है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसी तरीके से आपके सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बारीकी से बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं एक एक लाइन को अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनली वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। यानी कि कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनली है, और इस सेल ऑर्गेनली को पहली बार डिस्कवर किया गया रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा अर्ली एज 1831, यानी कि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, जो सेल के अंदर देखते हैं एक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियर, और उसी समय इसकी डिस्कवरी हो जाती है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या लिखा है उसको समझते हैं। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि बाद में न्यूक्लियस के अंदर की जो भी मटेरियल थी, उस मटेरियल का पता लगाया गया, उस मटेरियल को दिया गया बेसिक डाई के द्वारा, उसका पता लगाया गया और नाम दिया गया बाद में क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये धागे की जैसी जो संरचना होती है, इस धागे जैसी संरचना को डाई का यूज करके पता लगाया गया, कलर का यूज करके पता लगाया गया, और इस धागे जैसी संरचना को नाम दिया गया क्रोमैटिन। ठीक है, और इस नाम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वाल्डेयर फ्लेमिंग थे। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि द इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस की इंटरफेज होती है, यानी कहने का मतलब ये होता है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इज नॉट डिवाइडिंग। कहने का मतलब एकदम साफ साफ है, इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि एक सेल हो गया, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर जो सेल डिवीजन है वो नहीं हुआ है, उस टाइम की ये बात कर रहा है। ठीक है, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर की मटेरियल होती है, और वो न्यूक्लियस एक ऐसी अवस्था जहां पर सेल डिवाइड नहीं हुआ रहता है, ठीक है, इंटरफेज में होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन होती है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। यानी कि कुल मिला करके क्रोमैटिन क्या होता है वो ये बता रहा है कि एक इलोंगेटेड इलोबरेटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है, फाइबर होती है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेशल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली। यानी कि न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन पाया जाता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और एक स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल होती है, एक एक्स्ट्रा बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलाई के नाम से जानते हैं, या इसके सिंगुलर में जाते हैं तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एक जो न्यूक्लियस होता है, उस एक न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोलस होते हैं, और ढेर सारे न्यूक्लियोलस होते हैं उसको न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है, और सिंगल रहेगा तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जहां पर हमने बताया शुरुआत में ही कि न्यूक्लियर इन्वेलप ये है, इस तरीके से जो लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। तो इस धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं हम, क्रोमैटिन कहते हैं। और यहाँ पर कुछ देखेंगे तो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट कलर का हल्का दिखाई दे रहा है, ग्रेविश कलर का है, तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड
that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 नैनोमीटर कार्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि अगर न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, दो मेंबर होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, डबल लेयर होता है न्यूक्लियर मेंबर में, और इन दोनों न्यूक्लियर मेंबर के बीच की जो गैप होती है, ठीक है, गैप, ये जो गैप होती है, इस गैप को अगर हम बात करते हैं तो इस गैप की जो साइज होती है वो क्या होती है, 10 से 50 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्थान होती है, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्थान को पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी कि मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और मटेरियल जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में है, उन दोनों के बीच क्या करती है, एक बैरियर बनाती है, एक अवरोध उत्पन्न करती है, दोनों को मिक्स होने से बचाती है। आगे कह रहे हैं कि द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो लगातार चारों तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। जस्ट एक सेकेंड। एंड आल्सो बियर राइबोसोम। यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, देखिए इस तरीके से क्या हो गया, हमने बना लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक मिनट आपको समझाने के लिए मैं बना लेता हूं। रफली डायग्राम बनाया हूं मैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखेंगे तो क्या हो गया, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। जो बाहर की ओर का मेम्ब्रेन होता है उस पर क्या होता है, इस तरीके से फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से फोल्डिंग पाई जाती है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये क्या होता है, सभी पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर लगा रहता है। और इस पर क्या होता है, इस पर भी जुड़े होते हैं। इस पर क्या जुड़े होते हैं, इस पर जुड़े होते हैं दानेदार संरचना। ठीक है, एक डॉट दाना लगा होता है, इस दाने को क्या कहते हैं, इस दाने को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। वही चीज ये बता रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है तो आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि एट द मेम्ब्रेन सॉरी एट द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो इस तरीके से होता है, इस तरीके के न्यूक्लियर इन्वेलप के पास क्या होता है, माइन्यूट पोर, छोटा छोटा होल पाया जाता है। ये देखो माइन्यूट पोर है ना, छोटा छोटा होल पाया जा रहा है, तो इसको कहेंगे माइन्यूट पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बनता है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूज करने से। आगे कह रहे हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पॉजेजेस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो पॉजेजेस करते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये न्यूक्लियर पोर हो गया। ठीक है, जहां पर मैंने एरो किया है ये न्यूक्लियर पोर हो गया। अब इस न्यूक्लियर पोर की अगर हम बात करते हैं तो देखो सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए खुलेगा तो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब यही आरएनए क्या होगा, इधर से बाहर निकलेगा और क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या होता है, सेल के अंदर जाएगा, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के बाहर आएगा। तो इस चीज को ये आर पार जाने के लिए मदद करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच या न्यूक्लियस के अंदर। नॉर्मली सामान्य रूप से अगर हम बात करते हैं, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एक सेल होता है, उस एक सेल के पास केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। कभी कभी क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियाई होती है उसके नंबर को ऑब्जर्व किया गया है, कभी कभी किसी किसी सेल में ज्यादा हो जाते हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। क्या आप एक ऐसे सेल का नाम बता सकते हैं जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं WBC, WBC एक ऐसा सेल होता है जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे WBC में 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 4 न्यूक्लियस, यहाँ तक कि 5 न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अगर आप WBC की स्ट्रक्चर देखेंगे
तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसका आंसर भी बताया गया है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मैच्योर सेल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लैक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट एक ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मैमल का। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूक्लियस होते हैं आरबीसी के अंदर, तो मैं उसका नाम बताता हूं। फ्रॉग, कैमल, लामा। ये 3 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो फ्रॉग है ये आपका एम्फीबिया है। कैमल और लामा की बात करते हैं तो ये आपके मैमल है। आगे कह रहा है कि वुड यू कंसीडर दीज सेल आर लिविंग, यानी कि कह रहा है कि जो आपका इरिथ्रोसाइट्स होता है वो लिविंग सेल होता है। जी बिल्कुल, ये लिविंग सेल होता है। आगे बात करते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, 2 चीजें होंगी। एक क्या होगी आपकी, एक होगी आपकी न्यूक्लियोलस, क्या होगी, न्यूक्लियोलस होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई ये आपकी न्यूक्लियोलस हो गई। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। क्रोमैटिन की अगर हम बात करते हैं, ये धागे जैसी संरचना है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो कहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल। जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार होता है। जिसको अगर हम बात करते हैं ढेर सिंगल लेते हैं तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियाई होता है वो गोलाकार होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, यानी कि केंद्र के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक ओवम के अंदर जो पाया जाने वाला लिक्विड होता है उसको ooप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। बात समझ में आए, आगे बात करते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस रेस्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइजोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यानी कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित एक एक्टिव साइट होता है, एक सक्रिय स्थल होता है जहां से राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी पैमाने पर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियाई पाई जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए बनाती है या प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। आई होप इतनी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या लिखा है उसको समझते हैं। यू मे रिकॉल द इंटरफेस। ठीक है, आप बात करते हैं दोबारा इंटरफेस की बात करते हैं। यू मे रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। यानी कि वापस से जो चीजें ऊपर लिखी गई थी उस चीजों की बात कही जा रही है कि इंटरफेज के अंदर जो सेल की इंटरफेज होती है वहां पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, लूजली और टाइटली एक्सटेंड नेटवर्क पाई जाती है। ठीक है, नेटवर्क पाई जाती है किसके, जो नेटवर्क होने किसकी पाई जाती है, न्यूक्लियो प्रोटीन की नेटवर्क पाई जाती है। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, एक फाइबर बनाता है जिस फाइबर को क्या कहते हैं हम, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक धागे जैसी संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं हम, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन की अलग अलग अवस्थाओं की बात करते हैं। सेल सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ठीक है, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए।
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेज पर जो सेल होता है वो एक स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसको क्रोमोसोम कहता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमैटिन कंटेंस, जो क्रोमैटिन होता है वो धारण किए रहता है डीएनए को एंड सम बेसिक प्रोटीन, कुछ सामान्य प्रोटीन जो होते हैं जिसको हिस्टोन कहते हैं, एंड सम नॉन हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन मिलाकर के कुल 5 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उसको मैं आपको कक्षा 12 का जब सिलेबस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एंड आल्सो आरएनए, और इसके अलावा क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंसान है, उस इंसान के एक सेल की बात कर रहे हैं, तो हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमने क्या कर लिया, एक इंसान बना लिया। ठीक है, यहां पर देखिए ये हमने क्या कर दिया, इंसान बना लिया। यहां पर देखिए ये इंसान बना लिया, ये इंसान बन गया। ठीक है, इस इंसान की अगर हम बात करते हैं तो एक सेल लेते हैं। इस एक सेल को अगर बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, अब इस डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो इस डीएनए की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, इस डीएनए की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर होती है। यहाँ पर 2 मीटर लिखा गया, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 2.2 मीटर होती है डीएनए की टोटल लेंथ। समझ में आया? यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एवरी क्रोमोसोम, प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होता है सेल डिवीजन के टाइम पर। जब कोश का विभाजन होने लगती है तब वो विजिबल होता है। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्रत्येक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और बाद में इसी स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं काइनेटोकोर। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन है और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, और यहाँ पर जो बना हुआ है आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको काइनेटोकोर कहते हैं। और एक ऐसा स्थान होता है जहां पर 2 क्रोमोसोम के पार्ट जो होते हैं वो आकर के जुड़ जाते हैं। आगे देखिए सेंट्रोमियर होल्ड द 2 क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है 2 क्रोमैटिड। ऐसे देखिए ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। अब इस सेंट्रोमियर में क्या हो गया, एक क्रोमैटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, 2 क्रोमैटिड को जोड़ करके 2 क्रोमैटिड को पकड़ के रख रहा है। आगे कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। यानी कि कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर के प्रेजेंस के बेसिस पर इसको 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो दोनों क्रोमोसोम के बीचों बीच सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम के बीचों बीच सेंट्रोमियर पाया जाता है। उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंटर से थोड़ा सा हट करके सेंट्रोमियर पाया जाता है। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, क्रोमोसोम में एक आर्म बड़ा होता है दूसरा आर्म छोटा होता है, उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। लास्ट में आता है टीलोसेंट्रिक। अब टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, एक आर्म जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, या फिर कह सकते हैं जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के टर्मिनल पर पाया जाता है। तो यहां पर डायग्राम है, देखिए ये आपका क्या है, एक मिनट एक सेकंड, ये आपका मेटासेंट्रिक है, ये आपका सब मेटासेंट्रिक है, ये आपका एक्रोसेंट्रिक है और ये टीलोसेंट्रिक है। तो डायग्राम देखिए, यहां पर देखिए जो आपका क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन है, वो क्रोमैटिन जो कि क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम पर जो आपका काइनेटोकोर है कहां पर है, सेंटर में पाया जा रहा है। ये आर्म और ये आर्म दोनों इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात करें ये सब मेटासेंट्रिक में, तो यहां पर देखेंगे ये जो नीचे वाला आर्म है वो बड़ा है, ऊपर वाला आर्म क्या है, छोटा है। तीसरे में अगर हम बात करें तो नीचे वाला काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर वाला काफी छोटा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या है, एकदम टर्मिनल पर पाया जा रहा है, एकदम पूंछ के पास पाया जा रहा है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आखिरी जो पॉइंट है आपका वो है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, वेसिकल्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। और ये वेसिकल्स क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को ग्रहण करके रखते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को ले करके रखते हैं।
तो आई होप जो भी बातें मैंने आपको अभी क्लास में बताई है वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।